नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। साथियों, मैं हूं राकेश सिहाग और हमारी जो साइंस की जो PYQ की जो बूस्टर सीरीज चल रही थी उसका ये 3 नंबर क्लास है। आज हमारा तीसरा दिन है। इससे पहले हमने 2 क्लास की हैं और उन 2 क्लासों में आपको पढ़ के बहुत अच्छे से मजा आया होगा, ये मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं, क्योंकि आपने मन लगा के पढ़ा है और मन लगा के पढ़ा है तो आपको पसंद भी आया है। और साथियों, इतना मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार जो ALP और जो टेक्नीशियन है उसमें आपकी जो साइंस है वो बाधा नहीं बनेगी, क्योंकि साइंस मैं आपको इतने अच्छे तरीके से करवा दूंगा कि आपको कहीं पर भी कोई पेड बैच लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने थ्योरी क्लास अच्छे से पढ़ रखी है तो ठीक है। अगर आप मेरे से थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आप थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। मेरे को कमेंट करके बता दीजिए अगर आपको थ्योरी पढ़ना है तो। मैंने वैसे फिजिक्स 2024 नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें फिजिक्स मैंने करवा रखी है। एक बार क्लास को जाके देखना, कितना मजा आपको आएगा पढ़ के। और खास तौर से वो रेलवे को ही डेडिकेटेड है, ठीक है। रेलवे को ध्यान में रखिए, मैंने वो क्लासें आपको दी हैं तो आप उनको देख लीजिए और अपनी तैयारी को थोड़े अलग आयाम तक लेके जाइए और अपनी एक सीट पक्की कीजिए। तो उसी उम्मीद के साथ आज की क्लास आपके सामने हाजिर है और आज का जो पहला क्वेश्चन है साथियों वो आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है कि निम्न में से किस राशि का SI मात्रक कैंडेला होता है। कैंडेला किसका मात्रक है? देखो, सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है आवेग। आवेग, अगर आवेग की बात करते हैं साथियों तो आवेग का जो सूत्र होता है वो होता है बल गुणा समय। बल गुणा समय आपका आवेग का सूत्र होता है। अब इसका अगर आप निकालोगे, मात्रक निकालोगे तो कैसे निकलेगा? इसका मात्रक निकलेगा, बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो न्यूटन गुणा सेकंड आपका क्या हो जाएगा? आवेग का मात्रक हो जाएगा। उसके बाद आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है वेग। अगर वेग की बात करते हैं तो विस्थापन बटे समय इसका क्या होता है? सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड होता है। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है बल, और बल का मात्रक अभी भी मैंने आपको बताया है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है और न्यूटन ही आपका भार का मात्रक होता है। ये बात भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं ज्योति तीव्रता की, तो ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है साथियों वो होता है कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। ज्योति तीव्रता एक प्रकार की आपकी मूल राशि है, मूल राशि। और आपको यह भी पता है कि फिजिक्स के अंदर मूल राशियों की संख्या कितनी होती है? तो मूल राशियों की संख्या 7 होती है। 7 मूल राशियां हैं। वैसे फिजिक्स के अंदर 3 प्रकार की राशियां होती हैं, एक होती है आपकी मूल राशि, एक होती है आपकी व्युत्पन्न राशि, एक होती है आपकी पूरक राशि। तो उनमें से मूल राशियों की संख्या 7 है और वो 7 मूल राशि कौन कौन सी हैं? उसमें आपकी एक नंबर है लंबाई, और लंबाई का मात्रक मीटर होता है। दूसरी है आपकी समय, समय का जो मात्रक है साथियों वो होता है सेकंड, समय का मात्रक सेकंड होता है। 3 नंबर जो है वो है आपकी द्रव्यमान, द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी। इसके बाद जो 4 नंबर साथियों वो होती है ताप, ताप का मात्रक होता है केल्विन, ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। उसके बाद 5 नंबर है आपकी धारा, यानी विद्युत धारा, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। इसके बाद जो 6 नंबर है साथियों वो है आपकी पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की जो मात्रा होती है उसका जो मात्रक होता है वो होता है मोल, पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। और एक आपकी बच गई ज्योति तीव्रता, ये आपकी 7 नंबर है ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक होता है कैंडेला। ये 7 राशियां हैं भौतिक आपकी मूल राशियां फिजिक्स के अंदर। क्लियर है बात? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से डील करना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है कि संवेग की SI पद्धति में इकाई क्या है, यानी संवेग का SI मात्रक क्या है। तो पहले आपको समझना है संवेग होता क्या है। पहले संवेग के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, संवेग होता क्या है। संवेग का जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग आपका संवेग का क्या होता है? सूत्र होता है। अगर आप इसका मात्रक निकालोगे तो मात्रक कैसे निकलेगा साथियों? इसका जो मात्रक निकलेगा, द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। केजी मीटर प्रति सेकंड, ये आपका संवेग का मात्रक हो गया, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक केजी और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपका संवेग का मात्रक हो गया। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? अरे क्लियर होगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं संवेग के बारे में तो साथियों एक प्रकार की सदिश राशि है, सदिश राशि।
ये क्या है, आपकी सदिश राशि है। और ये एक प्रकार की संरक्षित राशि भी है। संरक्षित राशि, संरक्षित राशि का मतलब होता है कि ये कभी भी बदलती नहीं है। यानी कहने का मतलब कोई भी निकाय होता है, कोई भी निकाय, उसका जो संवेग होता है वो क्या रहता है, स्थिर रहता है। संवेग क्या रहता है, स्थिर। संवेग स्थिर रहता है निकाय का, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, संरक्षित राशि भी कहा गया है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है साथियों क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। ठीक है, चलिए देखो 3 बार ये क्वेश्चन आया है, 2018 में, 2018 में, 2018 में, अलग अलग शिफ्ट में, ग्रुप डी में, एएलपी में, सभी में आया ये क्वेश्चन। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, विद्युत आवेश का। तो सबसे पहले आप विद्युत आवेश को समझो, क्या है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो जब कोई दो पदार्थों को आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं। दो पदार्थ हैं आपके पास, और उनको आप क्या करते हो, रगड़ते हो, तो उनमें क्या आ जाता है, उनमें आकर्षित करने का गुण आ जाता है। उनमें आकर्षित करने का क्या आ जाता है, गुण। उसे ही हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। यानी दो पदार्थों को आप इस प्रकार से रगड़ोगे तो दोनों में आकर्षित करने का क्या आ जाएगा, गुण आ जाएगा। यानी एक प्लस हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, इसे ही हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। साथियों अगर आवेश की बात करते हैं तो ये 2 प्रकार के होते हैं। इनके प्रकार कितने हैं साथियों, तो याद रखोगे इसके 2 प्रकार हैं। एक आपका धनावेश होता है, यानी धनात्मक यानी धनावेश। एक होता है आपका ऋणावेश, ऋणावेश। ये 2 प्रकार के आपके आवेश होते हैं। इसको प्लस कहा जाता है, इसको माइनस कहा जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये जो विद्युत आवेश जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो याद रखोगे साथियों, इस शब्द का जो प्रयोग किया था उसका नाम था, उस वैज्ञानिक का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम का वैज्ञानिक था। उन्होंने इस विद्युत आवेश नाम शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था। विद्युत आवेश शब्द का प्रयोग किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगर इसके मात्रक की बात करते हैं तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। क्लियर है बात। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए में आपको वोल्ट दे रखा है। अगर वोल्ट की बात करते हैं तो ये विभवांतर का मात्रक है, विभवांतर या फिर विभव का मात्रक। विभवांतर या विभव का मात्रक आपका वोल्ट हो गया। इसके अलावा केल्विन किसका मात्रक है, तो केल्विन अभी मैंने आपको बताया था, केल्विन होता है आपका ताप का मात्रक। इसके अलावा किलोग्राम केजी किसका होता है, केजी होता है आपका द्रव्यमान का। केजी किसका होता है, द्रव्यमान का। ठीक है, और कूलाम आपका किसका हो गया, आवेश का। क्लियर है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखो, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष के बारे में आपको पूछा है क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष के बारे में पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, यानी प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो समझो प्रकाश वर्ष के बारे में। प्रकाश वर्ष, अगर हम प्रकाश वर्ष या फिर लाइट ईयर की बात करते हैं प्रकाश वर्ष की, तो साथियों ये दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है, दूरी का, दूरी का मात्रक है। यानी अगर आपको लंबी दूरी का मापन करना होता है, लंबी दूरी का मापन, लंबी दूरी का मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो लंबी दूरी का मापन आपका प्रकाश वर्ष में किया जाता है। जैसे अगर बात करें हम 2 गांवों के बीच की दूरी, तो उसको हम किलोमीटर में माप लेते हैं। बिल्कुल पास की दूरी को मीटर में माप लेते हैं, और बिल्कुल कम दूरी को हम सेंटीमीटर में माप लेते हैं, उससे कम दूरी को मिलीमीटर में माप लेते हैं। लेकिन सूर्य से लेकर पृथ्वी के बीच की अगर दूरी ज्ञात करनी हो तो हम किसके अंदर ज्ञात करते हैं साथियों, प्रकाश वर्ष में ज्ञात करते हैं। क्लियर है बात है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो एक प्रकाश वर्ष है, इस एक प्रकाश वर्ष का जो मान है वो मीटर में कितना होता है, तो याद रखोगे 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये आपका मीटर में मान होता है किसका, प्रकाश वर्ष का। मीटर में मान आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको एक नोट में बात याद रखनी है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक या फिर दूरी की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई, दूरी की सबसे बड़ी इकाई यानी दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो याद रखोगे साथियों पारसेक। इसका आंसर क्या होगा आपका, पारसेक। पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। और एक बात आपको याद रखनी है, एक पारसेक का जो मान है वो प्रकाश वर्ष में कितना होता है, तो याद रखोगे 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष, ये एक पारसेक का मान प्रकाश वर्ष के अंदर है। और अगर आपको एक पारसेक का मान मीटर में पूछ ले, एक पारसेक का मान मीटर में पूछ ले, तो आप इसका उत्तर दोगे 3.08 × 10⁻16 मीटर। 3.08 × 10⁻16 मीटर, ये आपका मीटर में मान होता है पारसेक का। क्लियर है, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक हो गया, दूरी का मात्रक। ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो बिल्कुल क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए में आपको समय दे रखा है, समय का मात्रक सेकंड होता है। ज्योति तीव्रता या प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है, मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन में। इसके अलावा द्रव्यमान का मात्रक आपका क्या होता है, किलोग्राम होता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर
5 आपके सामने है। 5 नंबर क्वेश्चन अच्छे से देखो, इसका आंसर दीजिए आप। क्या है क्वेश्चन? फिर से ये क्वेश्चन आ गया कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग मापन के लिए किया जाता है, यानी किसके मापन के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है? तो अभी अभी मैंने बताया था, दूरी के मापन के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं, और लंबी दूरियों को मापने में प्रकाश वर्ष का प्रयोग होता है। जैसे सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी अगर मापनी हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रकाश वर्ष का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो बिल्कुल क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक, तो देखो ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है वो दे रखा है कुलाम्ब, और अभी अभी मैंने आपको बताया था कुलाम या फिर कुलाम किसका मात्रक है? तो साथियों आवेश का मात्रक आपका कुलाम होता है। ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है ओम। ओम जो होता है वो किसका मात्रक है? तो ओम होता है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो सी में दे रखा है जूल। जूल किसका मात्रक है? तो साथियों कार्य का मात्रक जूल होता है, और ऊर्जा का मात्रक भी आपका जूल होता है। और ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है न्यूटन। न्यूटन किसका मात्रक है? तो ध्यान रखोगे न्यूटन जो है वो बल और भार दोनों का मात्रक आपका न्यूटन होता है। ठीक है, क्लियर है? अगर आपको प्रतिरोध के सूत्र की बात करते हैं, प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? V बराबर आई आर। V बराबर आई आर। ठीक है, ये एक इनमें दोनों में रिलेशन है, ये रिलेशन आपको याद रखना है। इसी को कहा जाता है ओम का नियम, यानी इसी को क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम, ओम का नियम यानी ओम के नियम का ये गणितीय रूप है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछ लिया जाता है कि ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है? तो V बराबर आई आर ओम के नियम का गणितीय रूप है। क्लियर है? तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया साथियों? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया था किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है। तो ओम मात्रक किसका? प्रतिरोध का। ओम मात्रक किसका है? प्रतिरोध का। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में आपको आवेश दे रखा है, और आवेश का मात्रक अभी अभी मैंने बताया था आवेश का मात्रक कूलाम होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, मैंने आपको बताया था, और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। ये सभी मैंने पीछे बता चुका हूं मैं। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं अच्छे से। क्वेश्चन को पढ़ना है पहले अच्छे से। क्वेश्चन है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी तथा लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? यानी कार्य का मात्रक इसमें से कौन सा नहीं है? यानी इसमें से 3 मात्रक ऐसे हैं जो कार्य के हैं, और 1 मात्रक ऐसा है जो कार्य का मात्रक नहीं है, और वही हमें उत्तर बताना है कि इनमें से कौन सा कार्य का मात्रक नहीं है। तो पहले कार्य को पूरा हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य का पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। अगर हम कार्य का पूरा पोस्टमार्टम कर लेते हैं तो उसके बाद हम सारे क्वेश्चनों का उत्तर दे सकते हैं। तो देखिए कार्य के बारे में बात करते हैं। कार्य क्या है? अगर हम कार्य की बात करें तो कार्य का सूत्र होता है कार्य बराबर W बराबर होता है एफएस। यहां पर W का मतलब तो कार्य हो गया, लेकिन F का मतलब होता है बल। F का मतलब होता है बल, और S का मतलब होता है तय की गई दूरी, या बल की दिशा में तय की गई दूरी। बल की दिशा में दूरी, बल की दिशा में दूरी। ठीक है, ये बल की दिशा में दूरी होती है, या मैं यहीं पर आपको दूरी बता देता हूं, दूरी। ठीक है, F का मतलब बल, S का मतलब दूरी, ये आपका होता है W बराबर बल गुणा दूरी। अब देखो, अब अगर आप मात्रक निकालना चाहोगे तो इसका मात्रक कैसे निकलेगा? ध्यान देना, बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन होता है, गुणा दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो न्यूटन गुणा मीटर आपका किसका मात्रक हो जाएगा? कार्य का मात्रक हो जाएगा। क्लियर है बात? इसके अलावा आपको याद रखना है कि न्यूटन गुणा मीटर को ही क्या कहा जाता है? जूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जूल कहा जाता है। यानी न्यूटन गुणा मीटर का ही दूसरा नाम क्या है साथियों? जूल है। न्यूटन गुणा मीटर का ही दूसरा नाम क्या है? जूल। तो एक मात्रक आपका ये हो गया, दूसरा मात्रक आपका जूल हो गया। अब देखो, मैंने अभी अभी आपको बताया कि W बराबर यानी कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणा दूरी, बल गुणा दूरी। अब इसका अगर आप पोस्टमार्टम करोगे, इसकी चीरफाड़ करोगे तो आपको एक इसका मात्रक और निकलेगा। कैसे निकलेगा वो देखो। तो कार्य का तो कार्य हो गया। अब बल का सूत्र क्या होता है? बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण।
द्रव्यमान गुणा त्वरण, ये किसका सूत्र है? ये सूत्र है आपका बल का, और गुणा में आपका दूरी का क्या आ गया? दूरी आ गया। आगे देखो, अब ये द्रव्यमान का तो द्रव्यमान आ गया गुणा, अब त्वरण का सूत्र आप लिख सकते हो, त्वरण का सूत्र होता है वेग बटे समय, वेग बटे समय, और गुणा में दूरी का क्या गया? दूरी। अब आगे और बढ़ा सकते हो आप, द्रव्यमान का द्रव्यमान आ गया गुणा, वेग का सूत्र क्या होता है? वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। तो एक समय तो पहले से है, और एक इस वेग के बट्टा में भी समय आ गया, मतलब वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। तो एक समय ये हो गया और एक समय ये हो गया, तो ये नीचे आ जाएगा समय की घात 2, समय का स्क्वायर, ठीक है। और गुणा में क्या आ गया? दूरी का, गुणा में आपका आ गया दूरी। अब देखो इसका मात्रक आप निकालो, द्रव्यमान का मात्रक आ गया केजी, द्रव्यमान का मात्रक केजी, विस्थापन का मात्रक आ गया मीटर, और दूरी का मात्रक आ गया आपका मीटर। तो 1 मीटर ये हो गया, 1 मीटर ये हो गया, मीटर की घात कितनी आ गई? 2 आ गई, केजी मीटर स्क्वायर। और ये समय नीचे की साइड है, इसलिए ऊपर लेके आएंगे तो क्या बनेगा? ये सेकंड की घात 2, या तो माइनस में 2 आ जाएगा, या फिर आप इस प्रकार से कर सकते हो, बट्टा में क्या लिख सकते हो? बट्टा सेकंड की स्क्वायर। ये आपका मात्रक हो गया आपका कार्य का तीसरा मात्रक। तो अब आपको देखना है कि इसमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 को देखो, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड कहीं आया है क्या? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड तो नहीं आया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आपका किसका मात्रक नहीं है साथियों? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आपका किसका मात्रक नहीं? कार्य का मात्रक नहीं है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड जो है वो किसका मात्रक है? संवेग का मात्रक है। किसका मात्रक है? संवेग का, ठीक है, ये संवेग का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी में किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसमें स्क्वायर लगाना भूल गया मैं, तो यहां पर स्क्वायर हो रहेगा। ऑप्शन नंबर बी भी आपका क्या है? कार्य का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी न्यूटन मीटर, न्यूटन गुणा मीटर आपका कार्य का मात्रक है, और जूल भी आपका क्या है? कार्य का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन आपके सामने है। 9वें क्वेश्चन को अच्छे से आपको पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर आपको देना है। चलिए 9वां क्वेश्चन क्या बता रहा है, देखो अच्छे से। 9वां क्वेश्चन है कि वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, वो क्या कहलाता है? यानी इस क्वेश्चन को करने से पहले ऑप्शन नंबर, हमें ऑप्शन 4 दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों का हम अच्छे से डिस्कशन करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन किसको कहते हैं? देखो, जिसमें घोलने की कोई मात्रा न हो, घोलने की कोई मात्रा न हो, कोई मात्रा या कोई सीमा न हो, घोलने की कोई सीमा न हो। जैसे आप पानी के अंदर, पानी में शराब कितना भी मिला सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है, जितना चाहो उतना मिला दोगे, कोई सीमा नहीं है। तो ये एक प्रकार का आपका संतृप्त, असंतृप्त विलयन है। ये क्या है आपका? एक प्रकार का असंतृप्त विलयन, यानी इसमें मिलाने की कोई सीमा नहीं होती, उसको असंतृप्त विलयन कहते हैं। एक है आपका संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, इसमें मिलाने की क्या होती है? निश्चित मात्रा। मिलाने की क्या होती है? मिलाने की निश्चित मात्रा होती है। मिलाने की क्या होती है? इसमें निश्चित मात्रा, यानी एक मात्रा से ज्यादा आप नहीं मिला सकते। जैसे आप मान लो पानी के अंदर आप मिट्टी मिलाने लगो, पानी के अंदर आप क्या मिला रहे हो? मिट्टी मिला रहे हो। तो एक सीमा तक तो पानी के अंदर मिट्टी मिल जाएगी, घुल जाएगी, लेकिन उसके बाद नहीं घुल सकती, उसके बाद मिट्टी अलग रह जाएगी, पानी बिल्कुल क्या हो जाएगा? पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं संतृप्त विलयन। क्लियर है बात है? अब देखो, इसके बाद हम बात करते हैं सस्पेंशन की। सस्पेंशन का दूसरा नाम है निलंबन, इसको हम निलंबन भी कहते हैं, निलंबन। यानी इसमें क्या होता है कि इसमें जो पदार्थ है, घुला हुआ जो पदार्थ है वो हमें नग्न आंखों से दिखाई देता है, नग्न आंखों से दिखाई देता है, ठीक है। नग्न आंखों से क्या होता है? दिखाई देता है। दूसरी बात, इसमें जो पदार्थ है वो पूरी तरह से घुलता नहीं है, पूरी तरह से घुलता नहीं है। जैसे आप अगर किसी पानी के अंदर कंकड़ पत्थर मिला दोगे तो कंकड़ पत्थर आपको अलग दिखेंगे और पानी आपको क्या दिखेगा? अलग दिखेगा। तो वही एक प्रकार का आपका निलंबन होता है। क्लियर है? यानी कहने का मतलब सस्पेंशन यानी जो निलंबन होता है उसमें पदार्थ आपस में घुलते नहीं हैं, वो आपस में क्या हो जाते हैं? निलंबित हो जाते हैं। निलंबित का मतलब अलग अलग दिखाई देते हैं।
निलंबित का मतलब होता है दिखाई देना, अलग अलग दिखाई देना। तो घुल नहीं सकते, आपस में घुलते नहीं है, लेकिन वो आपस में क्या करते हैं, दिखाई देते हैं, नग्न आंखों से दिखाई देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। इसके अलावा इसके जो कणों का जो आकार होता है, कणों का आकार वो याद रखना 100 मिलीमीटर से अधिक होता है। इसके कणों का आकार कितना होगा, 100 मिलीमीटर से अधिक। यह है आपका निलंबन। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी कोलाइड की, कोलाइड की बात करें तो कोलाइड जो होता है वो आपका एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है। एक प्रकार का क्या होता है, विषमांगी मिश्रण, यानी ये आपस में घुलता नहीं है। ये भी आपका एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, विषमांगी, या फिर विषमांगी को ही क्या कहा जाता है, विजातीय कहा जाता है, विजातीय। ठीक है, तो कोलाइड भी आपका एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, लेकिन इसके जो कण हैं, इसके जो कण हैं वो निलंबन से छोटे होते हैं। निलंबन से क्या होते हैं, छोटे। निलंबन से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और इसके कणों का जो आकार है वो है 10 की घात -4 mm से लेके और 10 की घात -7 mm तक। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जिसमें विलय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है साथियों सस्पेंशन, यानी उसको क्या कहा जाता है, निलंबन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए साथियों, अगर इन क्वेश्चनों के आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और इस क्लास का आपको पीडीएफ भी रोजाना मिलेगा। तो पीडीएफ से आप एक बार रिवाइज कर सकते हो अच्छे से, लेकिन पीडीएफ के अंदर आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी, ये चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी कॉपी के अंदर और फिर बार बार इनको रिवाइज करना पड़ेगा और आपका जो काम है वो बन जाएगा साथियों, एक सीट आपकी पक्की हो जाएगी। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 10 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर आपको देना है। 10 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से। 10 नंबर क्वेश्चन है कि विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता। मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता, यानी इसमें से 3 नियम तो पालन करते हैं, एक नियम पालन नहीं करता, वो आपको देखना है कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए को देखो पहले। ऑप्शन नंबर ए है कि मिश्रण के घटक अपने गुणों को बरकरार रखते हैं, यानी बिल्कुल सही बात है। यानी जैसे पानी प्लस नमक का मिश्रण है, पानी प्लस नमक का मिश्रण है, तो इन दोनों के मिश्रण में पानी अपना गुण बरकरार रखेगा और नमक अपना गुण बरकरार रखेगा। यानी नमक खारापन होता है, नमक में नमकीन होता है, खारापन होता है, तो वो पानी के अंदर खारापन का गुण रखेगा। और पानी क्या होता है, तरल होता है, तो ये तरल का गुण रखेगा। तो यानी मिश्रण के अंदर अपने अपने गुण बरकरार रखते हैं, अपने अवयव जो होते हैं वो अपने अपने गुण क्या रखते हैं, बरकरार रखते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी को देखो, मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। देखो ये पानी है, ये नमक है, तो दोनों अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग पदार्थों के मिश्रण है, ये बात भी सही है। ऑप्शन नंबर सी देखो, इसे भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। पानी और नमक को आप अलग अलग कर सकते हो, कैसे, इसको गर्म करके, गर्म करोगे तो पानी जो वो भाप बन के उड़ जाएगा और हमारा जो पात्र है उसके अंदर क्या मिलेगा, आपको नमक मिलेगा। और इसी विधि से नमक हम प्राप्त करते हैं झीलों से, है ना। तो हम इसको भौतिक विधियों के द्वारा क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन नंबर डी को देखो, इनकी संरचना तय है। ये बोलने का मतलब यह है कि इसकी संरचना फिक्स है। नहीं साथियों, इसकी कोई संरचना नहीं होती, इसकी कोई संरचना नहीं होती। अगर आपने मिट्टी के अंदर पानी ज्यादा मिला दिया तो वो क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। अगर पानी के अंदर, मिट्टी के अंदर पानी आपने कम मिलाया तो वो ठोस पदार्थ के रूप में रहेगी। इसकी संरचना तो निश्चित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वही क्या है, आपका सही आंसर है। क्यों, क्योंकि ये नियम का पालन नहीं करता, ये मिश्रण के नियम का पालन नहीं करता, क्योंकि इसकी संरचना फिक्स नहीं होती है। क्लियर है बात है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने साथियों, अच्छे से पढ़ना है 11 नंबर क्वेश्चन को, कि जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और आपस में घुल करके विलयन यानी सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। यानी सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, दो पदार्थ आपस में नहीं घुलते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है अमिश्रणीय। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी जब दो पदार्थ आपस में नहीं घुलेंगे तो उनको क्या कहेंगे, अमिश्रणीय। क्लियर है बात, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए में आपको देखा है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, तो याद रखना सॉल्वेंट का मतलब होता है विलायक। सॉल्वेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। और विलायक का मतलब होता है जिसमें घोला जाता है, जिसमें घोला जाता है, जिसमें घोला जाता है। एक होता है आपका सोल्यूट। सोल्यूट, सोल्यूट का मतलब होता है विलेय। सोल्यूट का मतलब क्या होता है, विलेय, यानी जिसको घोला जाता है, जिसको
घोला जाता है, जिसको घोला जाता है। विलायक की मात्रा हमेशा ज्यादा होती है, इसकी मात्रा क्या होती है, हमेशा अधिक होती है। इसकी मात्रा आपको अधिक मिलेगी और विलय की मात्रा आपको क्या मिलेगी, हमेशा कम मिलेगी विलयन के अंदर। इसकी मात्रा क्या मिलेगी, आपको कम मिलेगी विलयन के अंदर। क्लियर है बात। सॉल्वेंट का मतलब होता है विलायक, यानी जिसके अंदर घोला जाता है, और सोल्यूट का मतलब होता है विलय, यानी जिसको घोला जाता है। क्लियर है बात। इसके बाद डिकटेशन का मतलब होता है, डिकेंटेशन का मतलब होता है निस्तारण। निस्तारण मतलब अलग अलग करना दो पदार्थों को, उसको कहा जाता है निस्तारण। क्लियर है बात। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी जो सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अमिश्रणीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन है कि शक्कर के घोल में शक्कर है, यानी शक्कर का घोल है, यानी शक्कर प्लस पानी है, मान लो, ये मान लो शक्कर प्लस क्या है, पानी। तो इसमें शक्कर क्या है, पूरा ध्यान दो। पानी और शक्कर के विलयन में शक्कर क्या है, तो साथियों किसको घोला गया है, घोला किसको गया है, शक्कर को घोला गया है, घोला गया, घोला गया है किसको, शक्कर को। तो जिसको घोला जाता है, जिसको घोला जाता है उसको कहा जाता है विलेय पदार्थ। क्या कहते हैं, विलेय पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, विलेय पदार्थ। क्लियर है बात है। विलेय पदार्थ या फिर घुला हुआ पदार्थ, विलेय पदार्थ या फिर घुला हुआ पदार्थ। तो आपका जो पानी और जो शक्कर का जो विलयन होता है, उसमें जो शक्कर है वो आपका घुला हुआ पदार्थ होता है, यानी आपका विलेय होता है। और पानी आपका क्या है, पानी है आपका विलायक, यानी इसने घोला है, विलायक, विलायक। जिसमें घोला जाएगा वो होगा विलायक, और जिसको घोला जाएगा वो होगा विलेय। तो किसको घोला गया, शक्कर को, तो ये आपका घुला हुआ पदार्थ है, और पानी आपका क्या है, विलायक है। और साथियों जो पानी है, पानी को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। सार्वत्रिक विलायक किसको कहा जाता है, तो सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है आपका पानी को। पानी को सार्वत्रिक विलायक के नाम से भी जाना जाता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। सार्वत्रिक विलायक किसको कहा जाता है, पानी को कहा जाता है। क्लियर है बात। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, अच्छे से पढ़ो इस क्वेश्चन को, फिर इस क्वेश्चन का हम अच्छे से इस क्वेश्चन को डील करते हैं। कैसे करना है इस क्वेश्चन को, देखो कि एक यौगिक नहीं है, इनमें से कौन सा यौगिक नहीं है। तो पहले आपको यौगिक के बारे में पता होना चाहिए, यौगिक होता क्या है। समझो यौगिक के बारे में, यौगिक क्या है, यानी जो यौगिक होता है वो दो या दो से अधिक तत्वों को, दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिला दें तो किसका निर्माण होता है साथियों, यौगिक का निर्माण होता है। यानी दो तत्व हैं, एक तत्व मान लो ये है, एक तत्व मान लो ये है, और एक तत्व मान लो ये है, और इनकी मात्रा निश्चित है, और इन दोनों को आपस में मिला दिया तो ये जो बना है साथियों, ये आपका यौगिक है। ये आपका क्या है, यौगिक। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को या तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिला दिया जाता है तो उसको कहा जाता है यौगिक। यानी यौगिक के अंदर आपको कितने पदार्थ मिलेंगे, कम से कम दो मिलेंगे, दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो तत्व मिलेंगे आपको। तो ऑप्शन नंबर ए को देखो, ऑप्शन नंबर ए में आपको देखा है लेड, ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है लेड, और लेड का जो सूत्र होता है वो होता है पीबी, और ये एक आपकी धातु है, ये आपकी एक क्या है, धातु। और धातु जो होती है वो हमेशा एक होती है, और ये आपका एक प्रकार का तत्व है, ये क्या है, आपका एक प्रकार का तत्व है। क्लियर है बात। ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है चौक, और चौक का जो सूत्र होता है साथियों वो होता है CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, चौक कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहा जाता है, चौक कहा जाता है। अब देखो ध्यान से, अगर चौक की बात करते हैं तो इसमें देखो कितने पदार्थ हैं, तीन पदार्थ हैं, एक आपका कार्बन है, सॉरी कैल्शियम है, एक आपका कार्बन है, और एक आपका ऑक्सीजन है। तो इसमें तीन पदार्थ हो गए, तीन तत्व हो गए, तो ये आपका क्या एक प्रकार का यौगिक है, ये क्या है आपका एक प्रकार का यौगिक। ऑप्शन नंबर सी को देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी हाइड्रोजन H और सल्फाइड यानी S। तो हाइड्रोजन यानी H और सल्फाइड यानी S, तो इसमें हाइड्रोजन और सल्फर इसमें कितने तत्व हैं, इसमें दो तत्व हैं, तो ये भी आपका क्या हो गया, यौगिक हो गया। ऑप्शन नंबर डी को अगर आप देखोगे तो सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र होता है SO2, इसमें देखो सल्फर और ऑक्सीजन, इसमें भी दो तत्व हैं,
तो आपको यह पूछा गया है कि इनमें से यौगिक कौन सा नहीं है, तो साथियों इसमें से यौगिक कौन सा नहीं है, तो लेड आपका यौगिक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलिए आगे बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, अच्छे से पढ़ो इस क्वेश्चन को, फिर इसका जवाब देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 14 कि रेत और चीनी का मिश्रण एक उदाहरण है। रेत और चीनी किसका उदाहरण है? विजातीय मिश्रण का, कोलाइडी विलयन का, सजातीय मिश्रण का, या फिर निलंबन का। तो साथियों निलंबन की अगर बात करते हैं तो मैंने बताया था कणों का आकार बहुत बड़ा होता है, तो मिट्टी के कण तो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। तो फिर क्या है ये रेत और चीनी? रेत और चीनी की बात करते हैं, रेत है प्लस चीनी है। अगर आप देखो इसको तो रेत और चीनी आपस में पूर्ण रूप से नहीं मिलते हैं, चीनी हमें अलग से दिखाई देगी, रेत हमें अलग से दिखाई देगी। यानी कहने का मतलब ये एक प्रकार का क्या है, विजातीय मिश्रण है। ये एक प्रकार का क्या है, विजातीय मिश्रण। और विजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है, विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विषमांगी मिश्रण। तो रेत और चीनी आपस में क्या है, विषमांगी मिश्रण है। अगर ये पूछ लेता चीनी और पानी, चीनी प्लस पानी किस प्रकार का मिश्रण है, तो साथियों ये आपका क्या हो जाता, सजातीय हो जाता। क्या हो जाता, सजातीय यानी समांगी मिश्रण हो जाता। लेकिन अब आपको रेत और चीनी के बारे में पूछा है, तो रेत और चीनी आप अलग अलग से देख सकते हो, इसलिए किस प्रकार का मिश्रण है, ये विजातीय मिश्रण है यानी विषमांगी मिश्रण है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ, हो गया क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है साथियों। 15 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से देखो और इस क्वेश्चन का अच्छे से आपको जवाब देना है। चलिए क्वेश्चन है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है। तो पहले आपको सभी 4 ऑप्शनों को पढ़ना पड़ेगा, तब आप इस क्वेश्चन का अच्छे से आंसर दे पाओगे। देखो सबसे पहले में देखा है मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन। और मधुमक्खी पालन किसको कहा जाता है साथियों, मधुमक्खी पालन कहा जाता है एपीकल्चर को। किसको कहा जाता है, एपीकल्चर। एपीकल्चर को क्या कहा जाता है, मधुमक्खी पालन कहा जाता है, एपीकल्चर। इसके बाद दे रखा है पौधों का विकास, या पौधों का अध्ययन, या फिर पौधों का विकास। पौधों का विकास, पौधों का जो विकास है साथियों वो कहां किया जाता है, वनस्पति विज्ञान में। वनस्पति विज्ञान से संबंधित है ये किससे संबंधित है, वनस्पति विज्ञान से संबंधित है। क्लियर है बात है। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, रेशम कीड़ों का पालन, रेशम कीट का अध्ययन, रेशम कीड़ों या फिर रेशम कीट का अध्ययन, कीट का अध्ययन। रेशम कीट के अध्ययन को कहा जाता है सेरीकल्चर। क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर। क्लियर है बात है। और मत्स्य पालन ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है, मत्स्य पालन, मत्स्य या फिर मछली पालन, मत्स्य या फिर मछली पालन का किसको कहा जाता है, तो साथियों पिसीकल्चर को कहा जाता है। किसको, पिसीकल्चर को। तो बताओ क्वेश्चन आपको क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो सेरीकल्चर आपका रेशम कीट पालन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को कीजिए आप अच्छे से। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पशु का जो व्यवहार होता है उसका जैविक वर्णन कौन सा शब्द करता है। तो पहले चारों शब्दों को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पहला शब्द आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है ईटियोलॉजी। क्या दे रखा है, ईटियोलॉजी। तो ईटियोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन होता है, तो साथियों याद रखना रोगों के कारणों का अध्ययन, रोगों के कारणों का अध्ययन। रोगों के कारण जो होते हैं उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है, ईटियोलॉजी कहलाता है। जैसे मान लो हमारे कैंसर हो जाए तो कैंसर क्यों हुआ, मान लो हमारे जुकाम हो जाए तो जुकाम क्यों हुआ, तो जो रोग है उस रोग के कारण का पता लगाना क्या कहलाता है, ईटियोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है इथनोलॉजी, इथनोलॉजी। ऑप्शन नंबर जो सी है साथियों, ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है एंटोमोलॉजी। क्या दे रखा है, एंटोमोलॉजी। क्या दे रखा है आपको, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। और ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है साथियों इथोलॉजी, इथोलॉजी। अब समझो
जो ईटियोलॉजी है उसमें तो रोगों के कारणों का अध्ययन किया जाता है, और एथनोलॉजी में जो मानव की जो जाति है, मानव जाति जो विज्ञान है, मानव जाति का जो अध्ययन है साथियों, वो किसके अंदर किया जाता है? इथनोलॉजी में किया जाता है। इथनोलॉजी, क्लियर है बात है? इथनोलॉजी। अच्छा, एंटमोलॉजी की बात करते हैं साथियों, तो एंटमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? कीटों का अध्ययन। एंटमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कीटों का अध्ययन। और इथोलॉजी में किया जाता है पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन। पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन, जैविक अध्ययन। पशु व्यवहार का जो जैविक अध्ययन है वो क्या कहलाता है? इथोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही तो पूछा था कि पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो याद रखना इथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इथोलॉजी। क्लियर है? अच्छा, अभी मैंने आपको बताया इथनोलॉजी। इथनोलॉजी में मानव जाति विज्ञान को ही, मानव जाति की जो विज्ञान है उसको हम कहते हैं इथनोलॉजी। लेकिन एक आपको और याद रखना है नोट में, एक नोट में आप याद और रखोगे, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी है साथियों, इसमें मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। मानव विकास का, मानव विकास से संबंधित जो इतिहास है उसका, मानव के जो रीति रिवाज होते हैं उनका, रीति रिवाज, इनका जो अध्ययन है वो किसके अंदर किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। तो एक तो है मानव जाति का अध्ययन करना, मानव जाति का अध्ययन करना कहलाता है इथनोलॉजी, और मानव विकास का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। दोनों में फर्क है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं और आप गलत करके आते हो, क्योंकि आप एक चीज को याद कर लेते हो, दूसरी चीज को आप देखते नहीं हो, उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो और आप गलत आंसर कर देते हो। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, कीजिए 17 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से। क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में? क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो है कि हिमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? हिमेटोलॉजी, देखो बात करते हैं हम हिमेटोलॉजी की। हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी के अंदर किया जाता है आपका रक्त का अध्ययन। किसका अध्ययन? रक्त का अध्ययन, ब्लड का अध्ययन। रक्त का जो अध्ययन है वो किसके अंदर किया जाता है? हिमेटोलॉजी में किया जाता है। इसी प्रकार का एक शब्द है साथियों, हिपेटोलॉजी। हिपेटो या फिर हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी या फिर हिपेटोलॉजी मानो आप, हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन होता है? तो याद रखोगे आप, आपका जो यकृत होता है, आपका जो अग्न्याशय होता है, अग्न्याशय, और आपका जो पित्ताशय होता है, इसका अध्ययन करना। यकृत, अग्न्याशय और पित्ताशय का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका हिपेटोलॉजी। देखो एक तो है हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी के अंदर रक्त का अध्ययन होता है, ब्लड का अध्ययन होता है, और हिपेटोलॉजी के अंदर होता है आपका यकृत यानी लीवर, अग्न्याशय और आपका पित्ताशय का। ठीक है, इसी प्रकार का एक शब्द आपको और याद रखना है, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी के अंदर जो अध्ययन होता है साथियों वो होता है आपका ऊतक का अध्ययन, ऊतक, टिश्यू का अध्ययन। ऊतक का जो अध्ययन है वो कहलाता है आपका हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। एक होता है आपका हेटेरोलॉजी। हेटेरोलॉजी, हेटेरोलॉजी में जो अध्ययन होता है वो होता है विषमता का अध्ययन। विषमता का अध्ययन, विषमता का मतलब होता है विभिन्नता का अध्ययन। विभिन्नताएं जो होती हैं जीवों के अंदर, उन विभिन्नताओं का जो अध्ययन होता है वो किसके अंदर होता है? विभिन्नताओं का जो अध्ययन है साथियों वो हेटेरोलॉजी में होता है। देखो 4 शब्द मैंने बताए हैं और चारों शब्द एक दूसरे से संबंधित आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक में नाम है हिमेटोलॉजी, एक का नाम है हिपेटोलॉजी, एक का नाम है हिस्टोलॉजी, एक का नाम है हेटेरोलॉजी। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से याद रखना है। एक आपको याद रखना है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी में जो अध्ययन होता है साथियों वो होता है हड्डियों का अध्ययन। हड्डियों का या फिर कंकालों का जो अध्ययन है, कंकाल या फिर हड्डियों का जो अध्ययन है वो किसके अंदर होता है? ऑस्टियोलॉजी में होता है। इतनी सारी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में रखनी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए पढ़िए इस क्वेश्चन को और फिर इसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 18 नंबर क्वेश्चन है कि मार्फोलॉजी क्या है? मार्फोलॉजी क्या है? तो इस मार्फोलॉजी को पढ़ने के लिए हमें चारों ऑप्शनों को हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में देखो क्या दे रखा है? कीड़ों का अध्ययन। कीड़ों का
अध्ययन। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कीड़ों का जो अध्ययन है साथियों वो किया जाता है एंटोमोलॉजी में। किसके अंदर? एंटोमोलॉजी के अंदर कीड़ों का अध्ययन होता है, एंटोमोलॉजी में। ऑप्शन नंबर बी को देखो, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है मानव विकास का अध्ययन। मानव विकास का अध्ययन अभी अभी मैंने बताया था मानव जाति का जो अध्ययन है वो कहां किया जाता है? मानव जाति का अध्ययन किया जाता है इथनोलॉजी में, इथेनोलॉजी में। लेकिन मानव विकास का अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी में। किसमें? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी है उसमें मानव विकास का अध्ययन होता है। और मानव जाति का जो जाति का जो अध्ययन है, मानव जाति का अध्ययन होता है इथनोलॉजी में, इथनोलॉजी। दोनों में आप अंतर समझोगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो इसमें दे रखा है जीव की आकृति, जीव की आकृति, उसकी संरचना और उसका गुण, उसका गुण। इसका जो अध्ययन है साथियों वो किया जाता है मार्फोलॉजी में। किसके अंदर? मार्फोलॉजी में। कोई भी जीव है उस जीव की आकृति कैसी है, उसकी संरचना कैसी है, उसके अंदर क्या क्या गुण हैं, उसकी संरचना का क्या गुण है, वो सारी की सारी बातें किसके अंदर दर्शाई जाती हैं? मार्फोलॉजी में दर्शाई जाती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है जीव व पर्यावरण के मध्य संबंध। जीव व पर्यावरण के मध्य जो संबंध है, के मध्य जो संबंध है, मध्य दोनों के बीच में जो संबंध है, इसका जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है इकोलॉजी के अंदर। इकोसिस्टम आपने सुना होगा नाम, इकोलॉजी। इकोलॉजी में जीव और पर्यावरण आपस में संबंधित होते हैं एक दूसरे से, इसका अध्ययन होता है इकोलॉजी के अंदर। कहां होता है? इकोलॉजी में। क्लियर है बात है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। आपको पूछा था कि मार्फोलॉजी क्या है, तो साथियों मार्फोलॉजी किसको कहा जाता है? जीवों की जो आकृति है, उसकी जो संरचना है, उसके जो गुण है, उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है साथियों? मार्फोलॉजी कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 19 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर अच्छे से बताओगे। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से बताओगे कि निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? मनुष्य का अध्ययन, ना तो जाति की बात की है और ना विकास की बात की है। तो मनुष्य के अंदर तो बहुत सारी बातें आती हैं, उसका इतिहास हो गया, उसका विकास हो गया, उसके रीति रिवाज हो गए। तो जब भी आपको मनुष्य की बात करें ना तो आपको ऑप्शन देखना है, ऑप्शन से आप इसका उत्तर दे पाओगे। यानी कहने का मतलब इसमें आपको दो एक जैसे ऑप्शन नहीं मिलेंगे, यानी इसमें या तो आपको एंथ्रोपोलॉजी मिलेगा या फिर आपको मिलेगा इथनोलॉजी। अगर इस क्वेश्चन में इथनोलॉजी होता तो उसका आप उत्तर देते इथनोलॉजी। अगर इसमें एंथ्रोपोलॉजी है तो आप इसका उत्तर क्या दोगे? एंथ्रोपोलॉजी दोगे। तो सबसे पहले आपको देखना है ऑप्शन नंबर ए को। ऑप्शन नंबर ए में है आर्कियोजूलॉजी। आर्कियोजूलॉजी, आर्कियो का मतलब होता है साथियों पुरातात्विक या पुरातत्व, और जूलॉजी का मतलब होता है जानवर या जानवर विज्ञान या फिर जंतु विज्ञान। तो कहने का मतलब आर्कियोजूलॉजी में किसका अध्ययन होगा? आर्कियोजूलॉजी में जो पुरातात्विक जो जानवर हैं, पुरातात्विक जो जानवर हैं उनका अध्ययन होगा। पुरातात्विक जानवरों का जो अध्ययन है वो किसके अंदर किया जाता है? ये किया जाता है आपका आर्कियोजूलॉजी के अंदर। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी, देखो इसमें तो आर्कियोजूलॉजी नाम था और इसमें केवल और केवल आर्कियोलॉजी है। तो आर्कियो का मतलब होता है पुरातत्व, पुरातत्व। तो जो पुरातत्व विज्ञान है साथियों उसको कहा जाता है आर्कियोलॉजी। पुरातत्व जो विज्ञान है उसको क्या कहा जाता है? आर्कियोलॉजी कहा जाता है। और पुरातत्व का मतलब आप जानते ही हो, पुराने टाइम में जो हमारे शिलालेख वगैरह हैं, पुराने टाइम के जो औजार वगैरह हैं उनको पुरातत्व कहते हैं, पुरातात्विक कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो इसमें देखा आपको एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, और एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आपको पता ही है किसका अध्ययन होता है? मानव के विकास का, मानव के विकास का, मानव के इतिहास का, मानव के रीति रिवाज का, है ना। इनका जो अध्ययन है साथियों वो किसके अंदर होता है? एंथ्रोपोलॉजी में होता है। और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है एंड्रोलॉजी। क्या दे रखा है? एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी, अगर हम बात करते हैं एंड्रोलॉजी की तो साथियों जो पुरुष है, पुरुष के अंदर, पुरुष में जो बांझपन होता है, पुरुष में बांझपन जो होता है, यानी पुरुषों के बच्चे नहीं होते, पुरुषों में बांझपन व यौन संबंधी रोग, यौन संबंधी जो रोग होते हैं उनका अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? एंड्रोलॉजी में। क्लियर है बात है? एंड्रोलॉजी केवल और केवल पुरुषों से संबंधित है और पुरुषों के अंदर जो बांझपन होता है, यानी पुरुषों के जो बच्चे नहीं होते और उनमें जो यौन संबंधी रोग होते हैं उसको कहा जाता है एंड्रोलॉजी। क्लियर है बात है?
एंड्रोलॉजी। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है साथियों वो ये रहा आपके सामने 20 नंबर क्वेश्चन। अच्छे से पढ़ो इस क्वेश्चन को और इसका आंसर दीजिए। अब आप अगर लास्ट तक आ ही गए हैं क्लास के, तो अगर आपको पसंद आई है क्लास, अगर मेरा प्रयास पसंद आया है तो आप क्लास को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों तक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रोजाना आपको वीडियो मिलता है। बहुत जल्द मैं आपके लिए लाइव क्लास भी लेके आऊंगा, उसका भी मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूं। जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूंगा, जिससे फिर आप और हम लाइव संवाद कर पाएंगे, लाइव बातचीत कर पाएंगे और अच्छे से हम क्वेश्चनों का निपटारा कर पाएंगे। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। समाज शास्त्र की बात करते हैं साथियों, मानव जाति का समाज शास्त्र। समाज शास्त्र की अगर हम बात करते हैं तो समाज शास्त्र होता क्या है। समाज शास्त्र के अंदर, समाज के अंदर आता है आपका परिवार यानी समाज, आपका जो रीति रिवाज है वो रीति रिवाज है ना, समाज का क्या इतिहास था तो इतिहास, ये सारी समाज शास्त्र के अंदर आती हैं। और आपको पूछा है मनुष्य का समाज शास्त्र, तो मनुष्य के समाज शास्त्र से संबंधित कौन सी विज्ञान संबंधित है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, अगर एम्ब्रियोलॉजी की बात करते हैं साथियों तो इसको कहा जाता है भ्रूण विज्ञान। भ्रूण विज्ञान, भ्रूण जो विज्ञान है उसको कहा जाता है एम्ब्रियोलॉजी। ज्योग्राफी का कोई मतलब नहीं होता। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको फिजियोलॉजी। क्या दे रखा है, फिजियोलॉजी। अगर हम फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो आपकी जो शरीर की जो क्रिया विज्ञान है, शरीर की क्रिया विज्ञान, शरीर की जो क्रिया विज्ञान है उसको कहा जाता है फिजियोलॉजी। शरीर किस प्रकार से काम करता है, शरीर की जो कार्य की है उसको कहा जाता है आपका फिजियोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, इसमें दे रखा है एंथ्रोपोलॉजी। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था एंथ्रोपोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन होता है साथियों, मानव विकास का अध्ययन होता है, मानव के इतिहास का अध्ययन होता है, उसके रीति रिवाज का अध्ययन होता है, रीति रिवाज, उसकी परंपराओं का अध्ययन होता है, परंपराओं का, तो इसको कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी। और आपको यही पूछा था कि मनुष्य के समाज शास्त्र से संबंधित कौन सा विज्ञान है, तो याद रखोगे आप एंथ्रोपोलॉजी मानव के समाज शास्त्र से संबंधित है, क्योंकि समाज के अंदर कौन सी बातें आती हैं, इतिहास आता है, रीति रिवाज आती हैं, परंपराएं आती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी होगा वो क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब आपको बताना है कि आज का जो टेस्ट हुआ इसमें आपके 20 में से कितने नंबर आए, 20 में से आपके कितने नंबर आए वो आपको कमेंट करके बताना है। इसी प्रकार से रोजाना हमारी क्लास चलती है, रोजाना रात को 8 बजे रात को हमारी क्लास चलती है, रोजाना चलती है। संडे का ऑफ हो सकता है, संडे का ऑफ रह सकता है। अगर आपकी एग्जाम डेट आ गई या जल्दी पास में आ गई तो मैं थोड़ा जल्दी कर दूंगा, क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं हम 14,000 प्लस क्वेश्चन करेंगे, 14,000 प्लस क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप इनडायरेक्ट रूप से देखोगे तो आपको रोजाना 70 से 80 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, 70 से 80 क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं और चारों ऑप्शनों के बारे में आपको बताता हूं, तो इनडायरेक्ट रूप से 70 से 80 क्वेश्चन हमारे हो रहे हैं। इस प्रकार से हम 14,000 क्वेश्चन प्लस करेंगे, ये मैं आपसे दावा करता हूं। ठीक है, तो अगर आपको अच्छी लगी है क्लास तो आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों तक, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कितने नंबर आए आपके वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो कल तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। कल फिर मिलेंगे, तब तक अच्छे से इनको रिवाइज करके आना और अच्छे से अपनी तैयारी को जारी रखना। ठीक है, चलिए, थैंक यू।